हेलो दोस्तों, इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हम मॉड्यूल ए का चैप्टर 9 उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसको पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 9 इज ऑल अबाउट इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस और इसमें से आईएमएफ पर मई 2023 में 1 से 2 क्वेश्चन तो ज़रूर पूछा गया है, इंक्लूडिंग ऑल द शिफ्ट्स। दैट इज़ वाई दिस टॉपिक बिकम्स रियली 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 इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि पूरे वीक का शेड्यूल और कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए जा रहे हैं उसका पूरा टाइम टेबल आपके सामने यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। इस टाइम टेबल में आप देख रहे हो कि मंडे एज वेल एज थर्सडे को मेघा मैम की पीपीबी की क्लासेस कौन सा टॉपिक पढ़ाया जाएगा और कौन सा चैप्टर से है, कौन से मॉड्यूल से है, सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। यू कैन जो है एक बार थोड़ा सा पढ़कर आकर उस सेशन को आप देख सकते हो, या फिर आप पहली बार भी उस टॉपिक को पढ़ रहे हो तो यू कैन अटेंड द सेशन। निशांत सर की क्लास एएफएम की ट्यूसडे एंड फ्राइडे को, एंड मेरी आईएआईएफएस की क्लासेस ऑन वेंसडे एंड सैटरडे। राइट, 7 बजे आपको ये क्लासेस अवेलेबल हो जाएंगे अलॉन्ग विथ ऑल ऑफ द टाइम टेबल एंड द टॉपिक्स यहाँ पर आपको दे दिया गया है। राइट, नाउ लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन क्या है। इंटरनेशनल ऑब्वियसली इंटरनेशनल लेवल पर, ये तो हमें पता है। इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस ये ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस है जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज से रिलेटेड हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या क्या होती हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी हो सकता है इन्वेस्टमेंट, हो सकता है फॉरेन ट्रेड, या फिर रीजनल कोऑपरेशन। तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है वो तो हमें पता है। लेट्स से यूएस का कोई पर्सन है जो कि इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है, पैसे अपने इन्वेस्ट कर रहा है। इन्वेस्ट करने का मतलब क्या हो सकता है? या तो वो इन्वेस्ट कर रहा है इन शेयर्स, या तो वो इन्वेस्ट कर रहा है किसी कंपनी के डायरेक्ट मशीनरी में, ठीक है, एफडीआई एफआईआई इस तरीके से हो सकता है। या फिर ये फॉरेन ट्रेड हो सकता है जहां पर ट्रेड हो रही है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, गुड्स एंड सर्विसेज की मूवमेंट से रिलेटेड चीज़ें एक्टिविटीज़ हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा रीजनली कई सारे कंट्रीज जो हैं उनके जो नेशनल इंटरेस्ट हैं और रीजनल इंटरेस्ट है वो डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल नॉर्थ अमेरिका की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पर मोस्टली रिच कंट्रीज हैं, और इस लाइक कनाडा एंड यूएस ऑब्वियसली, 2 कंट्रीज। तो ये रिच कंट्रीज हैं एंड डेवलप्ड कंट्रीज है, तो उनके जो रिक्वायरमेंट्स है वो अलग है इन कंपैरिजन टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ साउथ एशिया। साउथ एशिया में क्या है, डेवलपिंग कंट्रीज हैं काफ़ी सारे, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज भी हैं। ठीक है, तो ये कंट्रीज के जो रिक्वायरमेंट्स है वो अलग होंगे। इनके रिक्वायरमेंट्स होंगे कि अरे एनवायरनमेंट फ्रेंडली चीज़ें बनाई जाए, बहुत ज़्यादा जो है पोल्यूशन ना फैलाया जाए, ये सब। ठीक है, बट हमारा क्या है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाया जाए, पॉवर्टी कम किया जाए, ये चीज़ें साउथ एशिया में। तो रीजनली भी कोऑपरेट करते हैं कंट्रीज। तो इन चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में बात की गई है, एंड हम आगे धीरे धीरे ये सब डिस्कस करेंगे। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट एज वेल एज फॉरेन जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, लोन्स वगैरह दिए जाते हैं, कंट्रीज को हेल्प किया जाता है, वो किया जा रहा है बाय द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक। ये 2 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इसके अलावा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड जो भी नॉर्म्स एंड रूल्स है उस सभी को सेट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रीजनल कोऑपरेशन यानी कि कुछ कंट्रीज मिलकर, पूरी दुनिया नहीं, रीजनल का मतलब है कि ओनली कुछ कंट्रीज मिलके पूरी दुनिया में लगभग 190 200 तक कंट्रीज हैं। बट वो सारे कंट्रीज अगर मिलकर कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं तो दैट इज इंटरनेशनल। ठीक है, तो वो आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, डब्ल्यूटीओ, ये ऑलमोस्ट सारे कंट्रीज जो वर्ल्ड में है वो सब उन्होंने मिलकर इन तीनों को बनाया है। बट रीजनल कोऑपरेशन इज ओनली फ्यू कंट्रीज। आसपास के जो कंट्रीज है वो सब, इंडिया के आसपास क्या है, वी नो कि वी हैव नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार, राइट। तो वो सब मिलकर फॉर एग्जांपल यूरोपियन यूनियन, आप ये मैप में देख सकते हो, आसपास के सारे यूरोपियन कंट्रीज टुगेदर एक यूनियन उन्होंने बनाया, ग्रुपिंग बनाई, दैट इज कॉल्ड यूरोपियन यूनियन। इसी तरीके से सार्क एंड आसियान, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। बट व्हाट इज द नीड फॉर सच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1991-92 का एग्जाम्पल अगर हम लें इंडिया का, तो क्या हुआ था उस समय इंडिया में, हमारे जो फॉरेन रिजर्व्स है वो बहुत ही ज़्यादा, बहुत कम हो गए थे। ठीक है, क्योंकि फॉरेक्स आ नहीं रहा था बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस।
बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा था क्योंकि ऑयल प्राइसेस बढ़ गए थे गल्फ वॉर के वजह से। ठीक है, तो ये रीजंस हम ऑलरेडी देख चुके हैं, पिछले क्लासेस में हम काफ़ी क्लियरली डिस्कस कर चुके हैं। तो हमें हेल्प किसने की थी? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने। तो वहाँ से आप याद कर सकते हो कि आईएमएफ ने हेल्प की थी, हमने एलपीजी रिफॉर्म्स हम लेकर आए एंड ऑल। ठीक है, तो आईएमएफ, इसके बारे में हम जो है चर्चा करेंगे। एंड यहाँ पर मेनली इस चैप्टर में हम ये देख सकते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ट्रेड एंड रीजनल कोऑपरेशन, इन तीन चीज़ों से रिलेटेड बातें की गई है। सबसे पहले हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो पहला टॉपिक है उसके बारे में देखते हैं। इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस ने। तो ब्रेटन वुड्स क्या है? एक्चुअली ब्रेटन वुड्स ये नाम आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, बट ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं ये सब जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था उसके बाद में ये सोचा गया कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सिनेरियो क्या था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद? यूएसए जो है ऑब्वियसली वर्ल्ड वॉर 2 में इन्होंने बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया था, ऑल्दो पार्टिसिपेट किया था बट नुकसान नहीं हुआ था। बट यूरोप में बहुत भयंकर नुकसान हुआ था, और जो कॉलोनीज थे, फॉर एग्जांपल साउथ एशियन काफ़ी कॉलोनीज में भी नुकसान हुआ था। तो मेनली यूरोप के रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के लिए, एंड ऑल्सो जो कॉलोनीज थे जो कि साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए सोचा गया कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है। तो सारे कंट्रीज़ जो भी इस चीज़ से एग्री कर रहे थे वो सभी यूनाइटेड नेशंस के मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस में गए। कहाँ गए वो? 45 वैलिड कंट्रीज थे ये सारे। माउंट वॉशिंगटन होटल, तो ये पीछे में जो होटल ब्यूटीफुल प्लेस में आप देख रहे हो, उस होटल में गए। ये ब्रेटन वुड्स नाम की एक जगह है यूएस में, न्यू हैम्पशायर में, यूएसए में जगह है। उस माउंट वॉशिंगटन होटल में एक्चुअली ये पूरी की पूरी जो मीटिंग है इनकी, इंटरनेशनल मीटिंग, वो हुई थी। अब यहाँ पर दो ऑर्गेनाइजेशंस की शुरुआत की गई, उनको एस्टेब्लिश किया गया। द फर्स्ट वन इज इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD। तो इस नाम में ही छिपा हुआ है रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। रिकंस्ट्रक्शन यानी कि पहले से यूरोप तो कंस्ट्रक्टेड था, फिर रिकंस्ट्रक्ट करने की जरूरत है क्योंकि वॉर के वजह से काफी नुकसान हो गया। अब डेवलपमेंट का मतलब है कि अब तो रिकंस्ट्रक्ट करने के बाद आगे डेवलपमेंट ऑल्सो, जो कंट्रीज हैं जो एक्चुअली किसी न किसी कंट्री के अंडर थे, फॉर एग्जांपल इंडिया, वो इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं था, ऐसे कॉलोनीज की भी डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है, उन्हें डीकोलोनाइज करने की भी ज़रूरत है। ठीक है, तो मेनली उन्हें विद द हेल्प ऑफ मनी, ठीक है, मॉनेटरी हेल्प करने के लिए इंटरनेशनल बैंक को एस्टेब्लिश किया गया। तो अब आपको पता होगा IBRD का मतलब क्या है, तो आपको याद रहेगा। इसको आगे जाकर वर्ल्ड बैंक ग्रुप कहा जाने लगा, एंड इसके साथ साथ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एक फंड की शुरुआत की गई। फंड नाम है बट दिस इज एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और ये ऑर्गेनाइजेशन एक फंड जो है उसकी तरह काम कर रहा है, यानी कि ये हेल्प कर रहा है कंट्रीज को अलग अलग तरीके से। क्या क्या तरीके है वो हम अभी देखेंगे। एक तो ये लोन्स देता है, दोनों टाइप के, कमर्शियल एज वेल एज कंसेशनल लोन्स। ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है, जब किसी कंट्री के पास, लेट्स से इंडिया को डॉलर्स की ज़रूरत है, बहुत कमी है, तो ऐसे में उन्हें हेल्प करेगा। तो एम क्या है? ग्लोबल इंटीग्रेशन। तो हम IMF, ये दो जो इंस्टीट्यूशन है इस वजह से IBRD यानी कि वर्ल्ड बैंक एंड IMF, इन्हें ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस कहा जाता है। ब्रेटन वुड्स जगह, और उस वहाँ पर ये कॉन्फ्रेंस हुआ था जब ये इंस्टीट्यूशंस की शुरुआत हुई थी, दैट इज वाई। अब हम IMF एंड वर्ल्ड बैंक के बारे में थोड़ा सा ब्रीफली देखकर IMF की डिस्कशन करेंगे। IMF इज व्हाट, 190 मेंबर कंट्रीज इसमें इंक्लूडेड है, एंड इसका ऑब्जेक्टिव्स बहुत ही ध्यान से आपको जो है याद कर लेने हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव, जहां पर इंटरनेशनली ये कोऑपरेट कर रहे हैं ये सारे कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन मॉनेटरी टर्म्स। मॉनेटरी यानी कि अगर किसी भी कंट्री को किसी भी तरीके से मनी की ज़रूरत है, इन द सेंस फॉरेन करेंसी की ज़रूरत है, या फिर फॉरेन करेंसी या लोन्स की ज़रूरत है किसी और कंट्री से, या फिर उन्हें जो है अपने डोमेस्टिक लोन्स के अलावा बाहर से लोन्स की ज़रूरत है, तो वैसे में ये जो IMF है दैट इज़ गोइंग टू हेल्प। इसके अलावा किस तरीके से फॉरेन करेंसी का लेन देन, इन सब चीज़ों से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, वो भी IMF उसको फ्रेम करने में हेल्प कर सकता है। इसके अलावा ये स्टेबिलिटी फॉरेन एक्सचेंज रेट्स में जो है वो लाने से रिलेटेड काम कर रहा है। तो यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब क्या है? $1 के सामने हम कह रहे हैं कि अराउंड 80 रुपीज़ जो है, अगर आपको $1 खरीदना है तो 80 रुपीज़ की ज़रूरत होगी। दिस इज जस्ट एन एस्टिमेट, ऑब्वियसली ये वैल्यू चेंज होते रहती है, दैट इज कॉल्ड एक्सचेंज रेट।
ये एक्सचेंज रेट दो तरीके का है। पहला तो एडमिनिस्टर किया जाता था, दैट वाज एडमिनिस्टर्ड, या फिर कंट्रोल्ड एक्सचेंज रेट। ऐसे में क्या होता है, इस एक्सचेंज रेट को कंट्रोल किया जाता है। आरबीआई कहेगी नहीं ये 40 रुपीज़ ही होगा, ठीक है, तो वो कंट्रोल किया जाता है, उसके आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं होगा, दैट इज कंट्रोल्ड। उसके अलावा एक और है जो कि फ्री मार्केट रेट है। इसमें क्या किया जाता है कि आरबीआई इज नॉट गोइंग टू डिसाइड, मार्केट फोर्सेस डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पर, तो उसे स्टेबिल इसमें स्टेबिलिटी लाने की ज़रूरत है। और एक्सचेंज कंट्रोल यानी कि ये कंट्रोल को हटाने की ज़रूरत है कि आरबीआई बोल दे कि ये रेट है, वो तो सही नहीं है, बट मार्केट फोर्सेस के हिसाब से ये जो है होना चाहिए, इसका रेट डिसाइड होना चाहिए। तो ये चीज़ प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड, ऑब्वियसली समझ में आ रहा है, एंड इन्वेस्टमेंट्स वगैरह प्रमोट करने के लिए इवन इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। तो ये एक धारणा होती है कि आईएमएफ इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प पुअर कंट्रीज, ऐसा कुछ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, तो उनको भी हेल्प करता है। कंसेशनल लोन्स आईएमएफ प्रोवाइड करता है। कंसेशनल यानी कि जहाँ 10% इंटरेस्ट पे लोन मिल रहा है, तो आईएमएफ लेट्स से 5% इंटरेस्ट पे दे रहा है, ऐसा। तो एलिमिनेट एंड रिड्यूस डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ये बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी कि अगर किसी कंट्री को ज़रूरत है पैसों की, आईएमएफ इज गोइंग टू हेल्प। किस पैसों की? फॉरेन करेंसी की, आईएमएफ हेल्प करेगा। अब वर्ल्ड बैंक क्या है? 189 कंट्रीज का ग्रुपिंग है। पहले तो वर्ल्ड बैंक आईबीआरडी खाली एस्टैब्लिश किया गया था, अब इसके साथ में और भी बहुत सारे, बहुत यानी कि 4 ऑर्गेनाइजेशंस को एस्टैब्लिश किया गया, एंड इन सभी को मिलाकर वर्ल्ड बैंक ग्रुप कहा जाने लगा। ठीक है, समझ रहे हो आप? अब इसे आईबीआरडी नहीं कहा जाता, वर्ल्ड बैंक कहा जाता है। तो उस समय क्या था इसका मेन गोल? रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। बट आज के डेट में अगर हम देखें, यूरोप एंड काफ़ी सारे कॉलोनीज, इवन इंडिया, सभी काफ़ी डेवलप हो चुके हैं। इस वजह से इस गोल को कंटिन्यू नहीं किया। क्या गोल, नया गोल लिया वर्ल्ड बैंक ने, दैट इज टू एंड एक्सट्रीम पॉवर्टी, प्रमोट शेयर्ड प्रोस्पेरिटी। ये दो मेन मिशन है। अब आईएमएफ के बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। पहली बात तो लार्जेस्ट पब्लिक लेंडर ऑफ फंड्स है, यानी कि लोन्स जो दिया जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, अगर हम कंपेयर कर लें, आईएमएफ के द्वारा मैक्सिमम दिया जाता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन्स दिए जाते हैं। मेंबरशिप कोई भी कंट्री ले सकता है जो आईएमएफ के जो रिक्वायरमेंट्स है उनको फुलफिल कर रहा हो, एलिजिबिलिटी और साथ में कंप्लाई करने के लिए अपनी सहमति देता है आईएमएफ के रूल्स एंड रेगुलेशंस। आईएमएफ को मनी जो है वो किस तरह से मिलती है, आईएमएफ फंक्शन कैसे करता है? आईएमएफ को अगर किसी को लोन देना है तो आईएमएफ के पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं? तो हर एक कंट्री अपना अपना करेंसी जो है कंट्रीब्यूट करता है आईएमएफ को। फॉर एग्जांपल इंडिया ने थोड़े 100 रुपए जो है आईएमएफ को दे दिए, तो ये 100 रुपए देने पे आईएमएफ से दो बेनिफिट्स मिलेंगे। पहला तो ये कि इंडिया को वोटिंग राइट्स मिलेंगे। इसके बाद इंडिया को थोड़ा सा शेयर मिलेगा कि वो लोन ले सके, उसे हम एसडीआर कोटा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? एसडीआर कोटा। ये शेयर जो है वो मिलने वाला है। अब ये एसडीआर कोटा से डिसाइड होगा कि आगे अगर इंडिया को कुछ लोन्स चाहिए, फॉरेन करेंसी में लोन्स चाहिए, तो वो इस एसडीआर कोटा को यूज़ करके एक्चुअली ये लोन्स ले सकता है। ठीक है, इसके अलावा कोटा का जो साइज़ है वो इकोनॉमी के साइज़ एज वेल एज इकोनॉमी इंडिया या फिर इस तरह के कंट्रीज जो है कितना उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है उस पर डिपेंड करता है। इसको चलाया कैसे जाता है वो जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो एक सबसे हाईएस्ट बॉडी है आईएमएफ की, उसे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स कहा जाता है। ये बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के साथ साथ एक बोर्ड ऑफ अल्टरनेट गवर्नर्स भी है, यानी कि बोर्ड ऑफ गवर्नर एंड देन अल्टरनेट गवर्नर, नॉट बोर्ड, वी कैन से अल्टरनेट गवर्नर्स को भी अपॉइंट किया जाता है। तो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हर एक कंट्री जो कि आईएमएफ का मेंबर है उसके रिप्रेजेंटेटिव्स इस बोर्ड ऑफ गवर्नर में होंगे, यानी कि हर एक कंट्री से एक गवर्नर होगा। इनकी ग्रुप को बोर्ड ऑफ गवर्नर कहा जा रहा है। ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, वन गवर्नर वन अल्टरनेट गवर्नर। गवर्नर तो अपॉइंट किया, अल्टरनेट गवर्नर भी होता है। फॉर एग्जांपल इंडिया से जो फाइनेंस मिनिस्टर है दैट इज गवर्नर इन द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ आईएमएफ। ठीक है, आप फाइनेंस मिनिस्टर बने तो आप आईएमएफ के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के एक गवर्नर बन गए, ठीक है, अपने आप। आरबीआई का जो गवर्नर है वो अल्टरनेट गवर्नर है एज फार एज आईएमएफ इज कंसर्न। ठीक है, इंडिया के केस में मैं ये बता रहा हूँ। तो ये दोनों एक्चुअली आईएमएफ के मेंबर्स बन जाते हैं। ईच मेंबर कंट्री इस तरीके से अपने कंट्रीब्यूशन को देती है। ये बोर्ड ऑफ गवर्नर क्या है? हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, तो ये साल में एक बार मिलती है। अब साल में एक बार मिलती है तो आईएमएफ के जो डेली की एक्टिविटीज़ कौन उन्हें कैरी आउट करता है? वो उसके लिए एक एग्जीक्यूटिव
बोर्ड बनाई गई है। एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है, ये सारे जो डिसीजन है उन्हें इम्प्लीमेंट करते हैं, डे टू डे एक्टिविटीज़ को देखते हैं। इसमें 24 डायरेक्टर्स होते हैं, यानी कि आईएमएफ में तो 190 कंट्रीज है, बट उसमें सिर्फ 24 डायरेक्टर्स होते हैं, यानी कि कुछ ही कंट्रीज को चुना जाता है जो इसके पार्ट बनेंगे, राइट। आईएमएफ एंड इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया एक फाउंडिंग मेंबर है। जो मीटिंग हमने देखा था ब्रेटन वुड्स में, उस मीटिंग में इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स भी थे, इसी वजह से इस इंडिया को फाउंडिंग मेंबर कहा जा रहा है, यानी कि जब इसे एस्टैब्लिश किया गया था इंडिया भी उस ग्रुप का पार्ट था। नेक्स्ट, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, एसडीआर जो हैं वो इंडिया को भी मिले हुए हैं क्योंकि इंडिया ने भी कंट्रीब्यूट किया है। अब यह एसडीआर क्या है, एक तरीके से एक रिजर्व हम कह सकते हैं है, इंटरनेशनल रिजर्व है, यानी कि एसडीआर की जिस तरीके से डॉलर के सामने इंडियन करेंसी का वैल्यू जो है डिसाइड किया जाता है, उसी तरीके से एसडीआर के सामने इंडियन करेंसी का वैल्यू डिसाइड किया जाता है, लेट्स से 60 रुपीज़। ठीक है, तो एक एसडीआर आपके पास होगा तो आप 60 रुपीज़ जो है इन लोन ले सकते हो। ऐसे 2, 4, 5, 10 कितने एसडीआर आपको एलोकेट हो रहे हैं उसके बेसिस पर आप लोन ले सकते हो, या फिर आपका जो वोटिंग राइट है एंड आपको जो हेल्प मिलेगा वो सब डिपेंड करता है। एसडीआर की वैल्यू और ये एक्सचेंज वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, एसडीआर की खुद की वैल्यू 5 करेंसीज पे डिपेंड करती है, यूएस डॉलर, यूरो, चाइनीज रेमनिम्बी, जापानीज येन एंड ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग, ये 5 करेंसीज है जिन पर एसडीआर की वैल्यू डिपेंड करती है। इंडिया को 2.75% एसडीआर कोटा दिया गया, यानी कि 100 एसडीआर अगर इशू किए गए उसमें से 2.75 एसडीआर इंडिया को दिया गया। ठीक है, दैट इज द परसेंटेज। फाइनेंस मिनिस्टर, एक्स ऑफिशियो गवर्नर, गवर्नर आरबीआई का जो है वो अल्टरनेट गवर्नर है, ये चीज़ें हम देख चुके हैं। अब ये एसडीआर के बारे में कुछ चीज़ें देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये एक यूनिट ऑफ अकाउंट है। आपके पास एसडीआर है तो आप सामने पैसे इंडियन करेंसी में या फिर किसी और फॉरेन करेंसी में भी ले सकते हो। इसके अलावा ये कोई क्लेम या फिर कोई करेंसी नहीं है, एसडीआर आपके पास है तो वो कोई करेंसी नहीं है, बट आपको एक तरीके से रिजर्व एसेट है, यानी कि आपके पास एक रिजर्व है, इसको आप खर्च करके यूज़ कर सकते हो ताकि आप इंटरनेशनल जो करेंसी है उसमें पैसे ले सको। फ्रीली यूजेबल करेंसीज के लिए एक्सचेंज किया जाता है। एसडीआर जो है बास्केट ऑफ करेंसीज, जो ये बास्केट ऑफ करेंसीज 5 करेंसीज हमने देखा, उस पर इसकी वैल्यू डिपेंड करती है। और ये कौन से करेंसीज को इस बास्केट में रखा जाएगा, वो उसका क्राइटेरिया ये है कि टॉप 5 एक्सपोर्टर्स होने चाहिए और फ्रीली यूजेबल। अगर मैं जाऊँ दुबई में डॉलर यूज़ करना चाहूँ तो आराम से यूज़ कर सकता हूँ, रुपी यूज़ करना चाहूँ तो आई कैन नॉट यूज़, तो इंडिया का करेंसी फ्रीली यूजेबल नहीं है, इसीलिए इसका पार्ट नहीं है अभी। 5 इयर्स के बाद ये जो बास्केट है वो बार बार रिव्यू किया जाता है, एसडीआर का वैल्यू डेली डिटरमाइन किया जाता है, हर दिन उस वैल्यू को चेंज किया जाता है। और लेटेस्ट जो ऐड किया गया है वो चाइनीज़ करेंसी को लेटेस्ट इस बास्केट में ऐड किया गया है। दैट इज़ ऑल अबाउट आईएमएफ। ठीक है, इसका इंडिया के साथ रिलेशन जो है वो भी देख लेते हैं। 1944 में इंडिया फाउंडिंग मेंबर रहा, 45 में गवर्नर और अल्टरनेट गवर्नर्स को हमने चुना, 1970 में इंडिया एक्चुअली टॉप 5 में रहा, कोटा एलोकेशन जो किया जाता है, इस वजह से इंडिया को परमानेंट सीट भी मिल गई इन द एग्जीक्यूटिव जो बोर्ड है उसमें इंडिया को परमानेंट सीट मिली। ठीक है, परमानेंट सीट मिलना डिफिकल्ट होता है। 1991 में कंडीशनल फाइनेंशियल असिस्टेंस आईएमएफ ने इंडिया को किया, जो हम जानते हैं। 2008 में इंडिया को बहुत ही अच्छे तरीके से आईएमएफ ने हेल्प किया। 2008 में एक फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी, राइट, तो इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ था और इंडिया को 4.5 बिलियन यूएस डॉलर्स मिले थे। प्रेजेंटली इंडिया 6th लार्जेस्ट कोटा होल्डर है, 2.76%। एसडीआर कोटा हमारे पास है और वोटिंग शेयर हमारा जो है 2.63% का है। Now let us try to answer this question, which among the following is or are known as Bretton Woods institutions। बहुत ही सिंपल है ना, अब तो हमें पता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, आईएमएफ या फिर वर्ल्ड बैंक। वी नो कि ये तो नहीं, ब्रेटन वुड्स में क्या क्या एस्टैब्लिश किया गया था, आईएमएफ एज वेल एज आईबीआरडी, जो कि आज के डेट में वर्ल्ड बैंक कहा जाता है। सो 2 and 3 ओनली, सी विल बी द राइट आंसर। ओके, ये आपके लिए होमवर्क है। विच अमंग द फॉलोइंग इज फंक्शंस ऑफ आईएमएफ, यहाँ पे दिया गया है। आईएमएफ आर रिक्वायर्ड टू परस्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज दैट आर कंसिस्टेंट विद आईएमएफ गोल्स। IMF can help nations to comply with IMF goals but does not have a legal authority to supervise member compliance। तो IMF जो भी अपने goals है वो लोग फॉलो कर रहे हैं या नहीं, कंप्लाई कर रहे हैं या नहीं, इस चीज़ से रिलेटेड आईएमएफ के पास एक्चुअली एक लीगल राइट होती है कि वो फॉलो अप करे और फिर कंट्रीज़ को ज़बरदस्ती यानी कि क्योंकि उन्होंने वो मेंबर बने हैं तो दे हैव टू फॉलो आईएमएफ के जो कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स है।
तो वो चीज़ लीगली करवा सकता है IMF। ड्यूरिंग अ टेम्पररी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस IMF लोन्स टू मेंबर्स कंट्रीज टू हेल्प देम टू इम्प्लीमेंट करेक्टिव मेजर्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस जब होता है, यानी कि करेंसी, फॉरेन करेंसी हमारे पास कमी होती है, ऐसे में IMF हेल्प करता है। यस, IMF सर्व्स एज अ कैटलिस्ट असिस्टिंग मेंबर नेशंस इन मोबिलाइजिंग एक्सटर्नल फंडिंग। ओके, पढ़िए इन स्टेटमेंट्स को। कुछ स्टेटमेंट्स के बारे में जो है हम ऑलरेडी यहाँ पर भी डिस्कस कर चुके हैं, तो यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपका कोई भी क्वेरी है 8146207241 पर आप कॉल करके हमसे बात करके उसे क्लैरिफाई करवा सकते हो। hello@edutap.co.in पर आप हमें मेल भी कर सकते हो, अपनी क्वेरी फीडबैक भी दे सकते हो उन सेशन से रिलेटेड। फीडबैक हमारे कमेंट सेक्शन में भी आप दे सकते हो, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आप दे सकते हो, राइट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।